चांसेस ज्यादा है, पर डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर इनडायरेक्टली बाद में लेटर ऑन होकर संबंध। लेकिन सर माहौल की बात करते हैं, आपने कहा कि आज का जो विकास है वो इतना सुखदायी नहीं है जो पहले खुले आसमान के तले इतनी बड़ी जमीन की अंदर रहते रहे और हमारा जिस तरह के प्राकृतिक संसाधनों पे हम रहते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कृषि से लगा के, अनाज से लगा के, सब्जियों से लगा के, इवन जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनसे लगा के हर चीज के अंदर केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। ये रोजमर्रा की जरूरतों का एक तरीके से अपन बात कर रहे हैं। इसको किस तरीके से हम परिवर्तित इतना जल्दी कर पाए कि कम से कम जिस मुद्दे को आज आप उठा रहे हैं उसके प्रति लोग अवेयर हो। देखो, इकोनॉमिक युग में हम चल रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरी यील्ड ज्यादा हो, कोई भी चीज बो तो उसकी यील्ड ज्यादा हो। तो यील्ड ज्यादा होने के लिए हमें वो सारे साधन अपनाने पड़ते हैं जो आपने जो फरमाया उसी तरीके से, नहीं तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। पर अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं तो वो स्वास्थ्यप्रदक है, जो आज से कई सालों से खा रहे हैं। आज भी बाड़मेर के करीबन सारे गांव में, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे किसी तरीके का फर्टिलाइजर या किसी भी तरीके की पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं होते हैं। और अगर आप उसको खा के देखो, आपकी गाय जो है उसका जो दूध आप पी के देखो, और एक जो जिसको क्या कहते हैं इंजेक्शन लगाई हुई गाय, उसका दूध पी के देखो, उसमें रात दिन का डिफरेंस है। और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो आपको नुकसान भी नहीं करेगी। तो डेफिनेटली इससे हमें नुकसान हो रहा है पेस्टिसाइड्स वगैरह से, और अपने ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो रहा है, परंतु पैसे के लालच में सारी चीजें कर रहे हैं। तो हर आदमी पैसा तो चाहता है। अब हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए हमें भी क्वालिटी को वैल्यू देनी चाहिए। हम सस्ते को वैल्यू देते हैं, क्वालिटी को वैल्यू नहीं देते। तो सस्ता क्या है, क्योंकि कुछ तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, और दूसरी जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी है उनका भी माइंड सेट ये है कि सस्ता क्या होना चाहिए। तो आपको क्वालिटी नहीं मिलती, और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है जो उसको चेक करे और उसको पनिश करे जो क्वालिटी खराब कर रहा है। सर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आप हैं, इसलिए आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आज से 2-3 दशक 4 दशक पहले पश्चिमी राजस्थान के खासकर बाड़मेर जैसलमेर के लोग और आज का जो पीढ़ी है, इसमें कितना फर्क आया है उनके आंतरिक और बाह्य ताकत में, जो उनके भोजन या जो आसपास का वातावरण उससे जो निर्मित चीजें हैं उनसे कितना बड़ा एक परिवर्तन आप देखते हैं? मेरे घर में 3 डॉक्टर हैं। मैं कैंसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। उस वक्त मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चंद 50-60 लोग होते थे 2000 में पूरे हिंदुस्तान में। और मैंने शुरू से कैंसर की फिजिशियन के बाद में कैंसर की प्रैक्टिस की है। मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके एपेक्स सेंटर तक का सफर पूरा किया है, और मैं मेरे गांव जाता था तो भी मरीज देखता था। मेरी पत्नी गायनी की प्रोफेसर है और एक अच्छी ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो मैं आपको, और मेरा जो भाई है वो एनेस्थेटिस्ट है और महात्मा गांधी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है। तो उसने आईसीयू देखी है और पैलिएटिव केयर देखी है, और मैंने भी पैलिएटिव केयर देखी है, एंड ऑफ लाइफ को। तो मैं अगर आप सब चीज़ों को होलसम करके मेरा अपना अनुभव, सबका, हमारा परिवार का या प्रोफेशन का अगर अनुभव बताऊं, तो जब मैं गांव जाता था तो सबके बच्चे खूब थे। धीरे धीरे मेरी पत्नी ने उनको समझाया कि साहब आपको आयरन लेना चाहिए, फॉलिक एसिड लेना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के दरमियान। और उसके बाद उनको किया, तो आज मेरे गांव में 2 चाइल्ड नॉर्म है। हालांकि दूसरे गाँव में भी 2 चाइल्ड नॉर्म हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो जिस तरीके से सरकार ने मेहनत की है और मेडिकल प्रोफेशन ने मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट परिणाम आया। ऐसा नहीं कि मेरे गांव अकेले में हुआ है। इसी तरीके से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। आज भी उमेद हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास में जो पेशेंट्स आते हैं वो सारे के सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या तो बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी रिस्क पे आ गई है, प्रेगनेंसी की वजह से बीमार हो गई, तो उनको जो डील करते हैं उसमें भी फर्क आया है, क्योंकि पेरिफेरी पे डॉक्टर्स हैं वो उसको डील अच्छा कर रहे हैं। तो इन सुविधाओं में फर्क हुआ है। इसी तरीके से कैंसर का, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे गांव से कोई आता था गांठ लेके, तो उस वक्त न तो सोनोग्राफी थी, न सीटी थी, न एमआरआई थी। तो डॉक्टर देख कर कहता साहब, डॉक्टर साहब इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको खोल करके क्या निकालेंगे, ये तो कैंसर है, और हम मरने के लिए उसको भेज देते हैं। फिर आज ऐसा नहीं है। आज हम अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, उससे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं बायोप्सी से कि कौन सा टाइप का कैंसर है, और हम यहाँ नहीं, मॉलिकुलर लेवल तक जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंसर कौन सी दवाई से, टारगेटेड थेरेपी से ठीक होएगा। सर अभी जब आपका लाइव चल रहा है, काफी लोग देख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि 1-2 नहीं कई सारे लोग हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर के दावेदार गिरधर सिंह जी पार्टी ताणु का स्वागत है। तो क्या यह संकेत है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आप भी राजनीति के मैदान में आने वाले हैं?
देखो, मैं आपको सच बताऊंगा कि मैं राजनीति में यहाँ मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का फाउंडर रहा हूँ मैं, और मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और मेरे ऑन्कोलॉजी की सोसाइटीज में भी रहा हूँ। तो राजनीति मेरा एक पैशन है जी। ऐसा नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा आपको कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन एक्टिवली करना मेरे ख्याल से इससे शुद्ध काम दुनिया में नहीं हो सकता, जिसमें आप वास्तव में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे आप पब्लिक का वास्तव में भला कर सकते हो। मुझे अगर किसी भी तरीके से, मतलब शुद्ध तरीके से अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर पार्टिसिपेशन करूंगा, पर अभी ऐसी हाल फिलहाल ऐसा कोई ऐसा प्रपोजल मेरे पास में नहीं है जो आप इसको एक्साइटिंग फॉर्म में लें। नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव में आप प्रयासरत हैं? 2024 के लिए? हाँ, इस जो अभी 2 महीने बाद। नहीं, अभी मैं ऐसा कोई एक्टिवली, मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं अभी कोई ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं हूँ। पर अगर कोई मुझे अगर मिलता है, भविष्य की ऐसी कोई रणनीति हो, इससे इनकार नहीं किया? नहीं, ये काम मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये काम भी मेरा पैशन है, ये काम राजनीति के बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं, जैसे अभी मैं नाम लेके कहूंगा, दुर्जन सिंह जी भाटिया देदेड़िया के, या धीरेन्द्र सिंह जी चिरडिया है, वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब वेलकम इन राजनीति, आपने हमारे लोगों की खूब हेल्प की है, थैंक्स, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, आपके जो समर्थक है, आपको जो जानने वाले लोग हैं, वो ये जो सोच रहे हैं कि शायद आप राजनीति में इच्छुक है और राजनीति में बहुत जल्द पदार्पण कर सकते हैं। हेल्प करना हर इंसान का फर्ज है, ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे इसमें आनंद आता है। मैं कुछ बनने के लिए मैंने किसी की हेल्प की नहीं है, या उसको वोट में बदलने के लिए, या राजनीति में या गेन करने के लिए नहीं किया है। राजनीति में अगर मुझे मौका मिला तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, लाइवलीहुड से लेके, यहाँ के डेवलपमेंट से लेकर के, बेरोजगारी से लेके, यहाँ से लोगों का माइग्रेशन नहीं हो, उनको यहीं जॉब मिले, उन चीज़ों को करने के लिए एक यूथ की टीम तैयार करना चाहता हूँ जो सदा के लिए काम करे। क्योंकि मेरी उम्र 65 साल हो गई है और भारत का औसत आदमी 70 साल जीता है। हो सकता है मैं 90 भी हूँ, पर 70 के बियॉन्ड किसी का भी काम करने की क्षमताएं कम हो जाती है। आप फिर जबरदस्ती घिसेड़ते रहो तो आपकी मर्जी है। तो आपको आज ही मैं 5-6 मेरे गांव और आसपास के यूथ आए हैं, तो मैं चाहता हूं अच्छे यूथ पार्टिसिपेट करें, और वो भी पॉलिटिक्स में भी जाएं तो कोई बात नहीं है, उनको भी जाना चाहिए। उनके लिए भी मैं प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना कोई अपराध नहीं है। लोकसभा और विधानसभाएं हिंदुस्तान का या किसी भी प्रजातांत्रिक देश का बेहतर प्लेस है जहां आप जनता का सबसे ज्यादा भला कर सकते हो। थैंक यू सर।